अजीब सी स्मेल है यार। अजीब सी। ये एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं था। दारू पिला दी आंटी ने। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज शुरू होता है डे 10 या 11। अब यार धीरे धीरे ना जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो डे का काउंट है वो मेरी उसमें नॉलेज में कम होता जा रहा है। डेली मैं लिखता हूँ लेकिन सुबह सुबह याद नहीं रहता यार। तो जो भी है डे 9, 10, 11 उस दिन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक टी गार्डन्स पे रुका हुआ हूँ। तो ये पीछे है चाय के पत्ते। तो आज मैं हूँ अभी गोला घाट में। गोला घाट से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर ये गेस्ट हाउस है, टी प्लांटेशन। यहाँ पे टी प्लांट भी है भाई साहब का, और साथ में इन्होंने एयरबीएनबी गेस्ट हाउस भी बना रखा है। और इस गेस्ट हाउस के लिए आई वाज पेइंग 1000 रुपीज़ पर नाइट। तो यार अब मेरा गोला घाट से निकलने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे सॉरी यार मैं आपका नाम भूल गया। हाँ, दुर्लभ, ये दुर्लभ भाई का ये गेस्ट हाउस था जहाँ पे मैं रुका हुआ था। टी प्लांटेशन अगर आपको देखनी तो बेस्ट टाइम कब होगा फिर इधर? बेस्ट टाइम ये अप्रैल से सीजन स्टार्ट होता है, तो नवंबर तक। साल में एक ही बार ये प्लकिंग होता है क्या? हाँ, यही सीजन यही है अब। चलो ठीक है दुर्लभ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। बाइक के ऊपर सारा सामान लोड हो गया है और अब मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ। अब ये कैमरा जाएगा इसके अंदर, और जो हेलमेट वाला गोप्रो उसको एक्टिवेट करता हूँ। ये दुर्लभ भाई का टी गार्डन है। अभी इसके ऊपर जो पत्ते थे उनको हटा दिया है, शायद ये कटिंग का सीज़न है। लेकिन ये शायद उनके पड़ोसी का है, तो इसमें अभी थोड़े बहुत पत्ते दिख रहे होंगे आपको। भाई शुक्र है आ गया, कल रात को दबा के बारिश हुई है। आज अभी तक मैंने आपको बाहर का माहौल ही नहीं दिखाया था। अब याद आया कि एक बार माहौल तो दिखा दे। तो सुबह सुबह मस्त बारिश हो रही थी, और अब तक आज की राइड में 15 किलोमीटर चल चुका हूँ सुबह से। आसाम के इंटीरियर भी यार काफ़ी मस्त है, स्पेशली यहाँ के गांव बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को। यहाँ के गांव में मोस्टली आपको चाहे कहीं पे भी चले जाए, प्लेन हो चाहे वो, हर जगह आपको इस टाइप की बांस की दीवार मिलेगी। बांस के बैम्बू की दीवार बना रखी होगी लोगों ने। ये देखिए भाई, सुबह सुबह का टाइम है और इधर मार्केट लगा हुआ है। मैंने एक छोटा सा डिटूर लिया है। पहले मेरा यहाँ आने का मन नहीं था। मैं यार शिव सागर अगर मैं नहीं गया और इस जगह को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, तो इस जगह का अपने पूरे इंडिया की हिस्ट्री के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। तो अगर ट्रिप रीडिस्कवरिंग इंडिया है तो इस जगह को क्यों डिस्कवर नहीं करना चाहिए। अभी जस्ट मैंने शिव सागर को क्रॉस किया है। तो शिव सागर की जितनी भी जनता है, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आपके सिटी में वापस आऊँगा 2-3 दिन बाद। मैं अभी एक बार अपर आसाम को फुल एक्सप्लोर करके नीचे की तरफ आऊँगा, और यहाँ से फिर शिव सागर को एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा मझौली की तरफ। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आई थिंक आज के 100 किलोमीटर भी पूरे हो गए हैं। मुझे सच में लग ही रहा था कि अगर कंटिन्यू में चलता रहा तो बारिश आ जाएगी, और भाई सच में बारिश आ ही गई। अब बहुत तेज़ बारिश आ रखी है और मैं रुका हुआ हूँ शिव सागर और उसके बीच में, डिगबोई के बीच में। डिगबोई अभी भी 130 किलोमीटर बची हुई है। अब रुकी है बारिश थोड़ी देर के लिए। आई होप इस थोड़ी देर में मैं कम से कम 30 से 40 किलोमीटर कवर कर लूँ, क्योंकि जिस जगह मैं अभी हूँ यहाँ से डिगबोई 126 किलोमीटर दूर है। तो अब चलते हैं भाई, अपनी राइड को वापस से स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल थोड़ी देर पहले डलवा ही देता, खाना पीना हो ही गया है। अब ऐसी कुछ बची हुई चीज़ है नहीं जिसके लिए मुझे रुकना पड़े। चाय पी लिया, बारिश होने के कारण चाय का भी आनंद उठा लिया मैंने। तो अब चलते हैं। बाहर हो रही है बारिश, और यहाँ पे ना एक छोटी सी शेड थी, पूरी बाइक भी नहीं खड़ी हो रही है इसके ऊपर। इधर रुका हूँ यार, तेज़ बारिश में चल नहीं सकता। और जो मेरी डेस्टिनेशन है वो अभी भी 2 घंटे दूर है। ये देखिए, भाई हालत खस्ता हो गई आज।
डिगबॉय पहुंच चुका हूँ जहाँ पे अपने इंडिया का ऑयल डिस्कवर हुआ था। इस एरिया में ऑयल डिस्कवर हुआ था अपने फर्स्ट टाइम, और इस जगह से रिलेटेड बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें हैं, लेकिन वो आप इस वीडियो में बाद में देखोगे। अभी मैं ठंड लग रही है, जूते एकदम मस्त तरीके से भीग चुके हैं, पूरे रास्ते बारिश होती रही है, लेनी देनी हो गई थी मेरी। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। कल रात को आपने देखा होगा मेरी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी। तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन भीग के एकदम पूरे तरीके से गीला हो चुका था। फिर डिगबॉय पहुंचने के बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो आज अपनी इस इंडिया ट्रिप का अगला दिन स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा शिव भाई से। हेलो शिव भाई। हेलो दिवांशु, हाउ आर यू? बढ़िया। तो कल आपको सीन बताता हूँ, मैं कल शिव सागर में था और वहाँ पे शिव भाई मुझे मिले और मेरा प्लान था डिगबॉय आने का। भाई ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे। थैंक्स अ लॉट शिव भाई। इट्स माय प्लेजर। आप नहीं मिलते ना, मेरी बहुत बुरी हालत हो जानी थी। आगे मेरे को होटल ढूंढना पड़ता। देखा हो आपने, पूरा गीला हो रखा था मैं। वो नसीब में लिखा होता है, बोलते हैं ना, जिसको मिलना होता है। सी हाउ वी मेट देयर, सो इट्स अ वेरी कोइंसिडेंट टू सी। यस, 2 बजे के आसपास मैं शिवसागर पहुंचा था और वहाँ भाई मिल गए। दीपांशु भाई सुबह ही मैं आपके बारे में बात कर रहा था, और भाई है डिगबॉय से, तो अभी डिगबॉय के अंदर ही हैं। और कल शाम से जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैंने भाई का दिमाग ख़राब कर दिया कि क्या है डिगबॉय में, क्या नहीं है। तो भाई कल शाम से मुझे डिगबॉय के बारे में पूरी स्टोरी बता रहे हैं। तो जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे, मैं हूँ अभी इंडिया की ऑयल टाउन के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे पहले ऑयल डिस्कवर हुआ था आसाम में। आसाम में डिगबॉय के पास एरिया पड़ता है, वहाँ पे इंडिया की फ़र्स्ट ऑयल ड्रिलिंग हुई थी। और 1901 में, यानी 1901 में, ब्रिटिश टाइम के दौरान यहाँ पे एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी का सेटअप हुआ था। और यहाँ पे इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इन द होल वर्ल्ड। एशिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी जो अभी भी ऑपरेटिंग है। इसी एरिया के अंदर ब्रिटिशर्स को ऑयल मिला था। इस जगह का नाम है डिगबॉय। स्टार्टिंग में नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब कल भाई ने इस नाम के बारे में मस्त चीज़ बताई, तो इस नाम का सीन क्या है? सो ये दैट्स अ इंग्लिश वर्ड, कोई बोलेंगे नहीं। डिग बॉय, डिग बोले तो इंग्लिश में डिग, खोदना, खोदना, बॉय मीन्स लड़का। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी है कि एक माहूत, जो आप माहूत पता होगा, जो हाथी चलाता है। हाँ। तो एक माहूत ब्रिटिश टाइम में एक हाथी लेके आ रहा था। हाँ। तो ब्रिटिश एक ऑफिसर को दिखा कि पैर में कुछ काला काला लगा हुआ है। हाँ। तो ही स्मेल इट, इट्स क्रूड ऑयल। हाँ। तो माहौत को बोला कि लेके जा मुझे, कहाँ तुझे ये मिला। तो वहाँ गया तो बोला कि सर वी गॉट इट हियर। हाँ। तो बोला कि ओके डिग। तो डिग करा, डिग बॉय, डिग बॉय फर्स्ट। तो वही था डिग बॉय। तो डिगबॉय कर करके इस जगह का नाम फिर डिगबॉय पड़ गया। यहाँ पे डिस्कवर हुआ अपने इंडिया का सबसे पहला क्रूड ऑयल, इसीलिए इस टाउन को ऑयल टाउन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को डिगबॉय से रिलेटेड जितनी भी पूरी स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, वो सब बताने वाला हूँ। और साथ में मेरे होंगे शिव भाई। अभी शिव भाई और मैं, हम दोनों जो डिगबॉय की रिफाइनरी उसके बाहर एक चक्कर लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि डिगबॉय के अंदर किस टाइप का माहौल रहता है। लेकिन अभी जो लोकल आसाम का ऑयल था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ के डिगबॉय के ऑलमोस्ट खत्म हो चुके। तो ऑयल ड्रिलिंग अब यहाँ पे नहीं होती है अभी तो फिलहाल हो नहीं रही है, लेकिन आसपास के एरिया में ढूंढ रहे थे। हमेशा सर्वेलेंस टीम मतलब एक्टिव रहता है। अच्छा, वो नए ऑयल वेल ढूंढते ही रहते हैं। यस। ये देखिए भाई, ऊपर रिफाइनरी से जो प्रोसेस होता है, तो आप लगभग देखोगे वहाँ पे आग जलती रहती है। इसमें आग कभी नहीं बुझती है ना? कभी नहीं। फॉर माय बर्थ आई एम सीइंग दिस। ये हम अभी रिफाइनरी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ये इस रिफाइनरी का हेड ऑफिस, और एक टाइम में शायद ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी हेड ऑफिस होता था। अब तो शायद दिल्ली में है। और डिगबॉय के अंदर अकेली रिफाइनरी नहीं है जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। डिगबॉय ये जो सिटी है, ये ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की थी। तो यहाँ पे आपको ब्रिटिश टाइम के काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो चीज़ें अब शिव भाई बताएंगे क्या क्या है यहाँ पे। अभी जैसे देखिए, यहाँ पे आपको जो बंगलोज है, जो इसमें ब्रिटिश रुकते थे पहले। हाँ। नॉर्मली आज के दिन जैसे हम लोग मेट्रो से थोड़ा बाहर रुकना पसंद करते हैं ना, हाँ। ब्रिटिशर्स तब से ही पसंद करते हैं। तो इनकी जो बंगलोज है ऊपर में, हाँ। तो वहाँ पे अभी भी स्टिल दे एग्जिस्ट। दे मेड इन सच ए बिग गुड क्वालिटी। वो अभी भी चलते हैं। अभी भी चलते हैं, एंड विल ट्राई टू गो देयर टुडे। अच्छा। पॉसिबल हम लोग जाएंगे। 1866 में यहाँ पे ऑयल डिस्कवर हुआ था। लेकिन 1800 रिफाइनरी बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अभी टाइम लग जाएगा। Yes. तो रिफाइनरी सेटअप हुई थी 1901 में, और ऑयल डिस्कवर हुआ था यहाँ इंडिया में सबसे पहला 1866 में। तब हाथी से हाथी के पैर पे लगा था, जो आप स्टोरी बता रहे थे। यस। और सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हाथी से ही किया गया था। जैसे कुछ हैवी आइटम उठाना, अभी जैसे बुलडोजर है, तब तो कुछ नहीं था, तो सारा हाथी से करवाया गया था। तो a great thanks to our हाथीज। यस। एयर रेड शेल्टर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। जब जापान ने ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अटैक किया था,
तो यहाँ पे कुछ शेल्टर्स बनाए गए थे, जैसे ये देखिए कि उस टाइम बहुत बड़ी रिफाइनरी होती थी। तो एयर रेड शेल्टर कंस्ट्रक्टेड 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। भाई खतरनाक सीन है। उस टाइम पे इतने बड़े बुलडोज़र या फिर क्रेन तो होती नहीं थी, सारे की सारी चीज़ें हाथियों के थ्रू हुई थी। ये 1866 में नाहौर पोंग जगह है, वहाँ पे ऑयल डिस्कवर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी का काम चला। ये देखिए हाथी से कैसे बड़े बड़े कंटेनर्स को धकेला जा रहा है। द डिग बॉय स्टोरी, 100 years ऑफ डिग बॉय रिफाइनरी। तो अभी हम जो यहाँ का म्यूज़ियम है उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए 1940 की जो मशीन थी इस तरीके से काम में आती थी, लेकिन अब तो जो नए इक्विपमेंट्स वो आ गए होंगे। तो जितने भी इक्विपमेंट पुराने होते गए उन सबको यहाँ पे म्यूज़ियम में डाल दिया। ये बीच वाली मशीन आई थिंक 1932 की है। ये उस टाइम का स्कूटर है क्या? इंग्लिश स्कूटर। आई थिंक ये शायद उस टाइम पे जो कैरोसिन वेरोसिन बनता था उसका कोई इक्विपमेंट होगा। देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तेल किस तरीके से रिफाइन होता है। सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुतले बना रखे हैं ना इंसान के, वो भी गोरों वाले बना रखे हैं। एक अंग्रेज सिग्निफाई कर रखा है। देखो ये कुछ और सिस्टम है क्या भाई? ये उस टाइम के फायर ब्रिगेड, असम ऑयल कंपनी लिमिटेड। पहले जो इंडियन ऑयल कंपनी थी इसका नाम असम ऑयल लिमिटेड था, लेकिन बाद में चेंज हो गया। और ये वो यूनिट है भाई जिससे क्रूड ऑयल को सक किया जाता था एकदम अंदर से। आगे यहाँ पे कुछ पंप लगते थे और ये घूमता रहता था और इसी से फिर तेल निकलता है। ये वाली देखो ना आप, खतरनाक सीन। अंग्रेज़ों की मैम, गोरी मैम और गोरा मैम, ये पुरानी फायर ब्रिगेड, और ये उस टाइम की गाड़ी, और ये उस टाइम का पंप। मैं अभी तक चक्कर में पड़ा हुआ था कि भाई ये टावर किस काम में आता है। बाद में समझ आया भाई इस टावर के ऊपर कोई मशीन लगती थी और यहाँ से ऑयल ड्रिल होता था। तो ये है भाई सामने तेल का कुआं, और इस तेल के कुएं में से कुछ सालों पहले तक तेल निकलता था। और अपने इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट तेल का कुआं अभी आप सामने देखने वाले हो। डिस्कवरी वेल नंबर 1 डिग बॉय, इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल ऑयल वेल। ये अपने इंडिया का सबसे पहला तेल का कुआं था जहाँ से पहली बार तेल निकला था। ये है भाई अपने इंडिया का पहला तेल का कुआं। है एशिया का? अरे हाँ, नॉट जस्ट इंडिया का, ये एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं था। और यहाँ पे 2 कंपनीज हैं, ऑयल इंडिया तेल निकालती है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी है। और एक भी है ONGC जो गैस निकालती है। हाँ, यहाँ पे गैस भी बहुत ज़्यादा निकलती है भाई। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे नॉट जस्ट पेट्रोलियम, यहाँ पे गैस भी निकलती है। और लास्ट ईयर शायद आप लोगों ने सुना होगा एक काफ़ी मिसहैप हो गई थी, तो वो ONGC के अंडर ही हुई थी। ONGC के अंदर ही हुई थी, जो पूरी शायद 2 महीने तक जली। 2 महीने तक लगातार आग जली थी वहाँ पे, क्योंकि गैस लीकेज हो गया था और वो चीज़ बंद ही नहीं हो पा रही थी। उसके लिए कुछ मेजर इक्विपमेंट चाहिए थे जो शायद अपने पास उस टाइम थे नहीं। और ये देखिए यहाँ पे ये ऑयल वाटर सेपरेटर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है। तो अगर आपने क्रूड ऑयल देखा नहीं है तो एकदम ऐसा दिखता है, एकदम काला काला। देख रहे हो, खतरनाक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रूड ऑयल मिट्टी के साथ मिल गया। ये देखिए क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल क्या होगा, मिट्टी के साथ जम गया। सुंघा एक बार यार, कैसा होता है? अजीब सी स्मेल है यार। अजीब सी, बिल्कुल। वो लुब्रिकेंट टाइप नहीं होती है? लुब्रिकेंट टाइप की स्मेल है। लुब्रिकेंट भी इसी से निकलता है ना? इसी से निकलता है, सारा इसी से। एक क्रूड ऑयल इसीलिए तो पूरा पंगा है ना। मुझे ऐसा वहम था कि चाय ब्रिटिशर्स लेके आए थे, लेकिन भाई बता रहे कि चाय ऑलरेडी असम में था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि इसको पी भी सकते हैं। अभी पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन ये भी आई थिंक म्यूज़ियम का पार्ट है, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं है। पुरानी मशीन रखी हुई है एग्जीबिशन टाइप में। और ये जो पीछे आपको BOC बोर्ड दिख रहा है ना, ये वाला BOC, तो ये जब अंग्रेज़ यहाँ पे काम करते थे, ये उस टाइम का बोर्ड है। BOC बोले तो बर्मा ऑयल कंपनी, जो बाद में बन गई ब्रिटिश पेट्रोलियम। BP आपने देखा होगा, जो आजकल नए जियो के पेट्रोल पंप आ रहे हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप, उनके ऊपर आपने BP लिखा हुआ है, तो वो है ब्रिटिश पेट्रोलियम। और एक टाइम में BOC वो कंपनी थी जो इंडिया के अंदर ऑयल रनिंग का और ऑयल ड्रिलिंग का काम करती थी। पूरा खंडर बना हुआ है। ये पुराने टाइम का देखिए, तेल डालने वाला पुराने टाइम का पेट्रोल पंप। ये लीटर सारा मशीन ख़राब हो चुकी है वो पूरी। ये फिर थोड़ा, ये शायद असम ऑयल का, ये जब नया बन के आया होगा तब उस टाइम का है। अभी हम जिस एरिया में घूम रहे हैं ना, आई थिंक ये पहले म्यूज़ियम के लिए कन्वर्ट किया था, लेकिन इस जगह के ढंग से मेंटेनेंस हुई नहीं, तो अब सारा का सारा जो कबाड़ ऐसे ही पड़ा है। लेकिन यहाँ पे बहुत मस्त मस्त चीज़ देखने को मिल रही है। एक तो जो पीछे बैनर लगा हुआ है वो मैंने आपको बताया था पुराने टाइम का है,
कम से कम भी वो बैनर आज से 70-80 साल पुराना होगा। ये सामने जो आपको दिख रहा है पेट्रोल पंप, ये भी कम से कम 70 से 80 साल पुराना होगा। ये देखिए ये सारी की सारी मशीन इधर म्यूजियम के लिए रखी थी, लेकिन इसकी मेंटेनेंस ढंग से हुई नहीं तो इसको बंद ही कर दिया। ये देखिए भाई पूरी बकेट की बकेट भरी हुई है क्रूड से। ये देख रहे हैं, इसको बॉईल करेंगे फिर अलग अलग चीज़ें से सेपरेट हो जाएंगी। पेट्रोलियम जेली, चारकोल और केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ये सब इस काली चीज़ से निकलता है। और क्या क्या निकलता है क्रूड ऑयल से भाई? वैक्स, कैंडल, हाँ कैंडल का जो वैक्स होता है वो भी शायद क्रूड ऑयल से निकलता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं हम। गोल्ड से भी कीमती चीज़ है भाई ये। गोल्ड ने शायद इतने अपने इंडस्ट्री में इतने रेवोल्यूशन नहीं लेके आया होगा जितना ये क्रूड ऑयल लेके आ गया होगा। और ये वाला जो सेगमेंट है जिसके अंदर अभी अब वो देख रहे थे, इसको बहुत अच्छे तरीके से म्यूजियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पता नहीं लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है। डिगबॉय के अंदर ऑयल रिफाइनरी और ऑयल म्यूजियम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे अगले स्पॉट के ऊपर। लेकिन इस ऑयल म्यूजियम से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। एक तो मुझे अंदर कैमरा नहीं ले जाने दिया, जो म्यूजियम का मेन पार्ट था जहाँ पे पुराने टाइम की फोटोग्राफी और पूरी इस ऑयल रिफाइनरी को हिस्ट्री में दिखा रखा है। और दूसरा, ये थोड़ी और अच्छे से मेंटेन की जा सकती है। तो प्लीज़ जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ दे आर वर्किंग इन रिलेटेड टू दिस रिफाइनरी, प्लीज़ इसके ऊपर फोकस करो यार। टूरिज़्म अगर आप यहाँ पे लेके आओगे तो लोग खुश होकर आएंगे। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्राइड फॉर आवर नेशन। और मैं खुश हूँ कि मैं इस रीडिस्कवरिंग इंडिया ट्रिप के अंदर इस रिफाइनरी के बारे में बात कर रहा हूँ, रिफाइनरी के बारे में आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। यहाँ पे अपने इंडिया का सबसे पहला तेल का कुआं निकला था। ये भाई साहब, मैं भाई को बोल रहा था कि यार एक बार रात को भी रिफाइनरी दिखा दीजिए, तो रात को रिफाइनरी ऐसी दिखती है। क्लासिक लुक आ रहा है ना यार। तो आज सुबह से लेकर शाम तक हम पूरे डिगबॉय शहर को एक्सप्लोर कर रहे थे। शिव भाई मेरे साथ थे और मैं आप लोगों से अभी तक जो शिव भाई की फैमिली उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो ये इधर अपने शिव भाई और ये हैं शिव भाई की सिस्टर, मदर, फादर, और ये शिव भाई के दोस्त हैं। और जब हम डिगबॉय को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें सर जी भी मिल गए, अन्वेश सर, और ये आपके ब्रदर अजय सर। सच में जो डिगबॉय की ट्रिप है ना मेरी नेक्स्ट लेवल बन गई यार। दिन में तो हमने पूरे दिन ढंग से एक्सप्लोर किया और शाम को अब भाइयों के साथ डिनर करने वाला हूँ मैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड थैंक्स अ लॉट सर, सॉरी मैं आपके घर पे नहीं आ पाया और तो आप ही मेरे लिए यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट टाइम वेलकम कर रहा हूँ। पक्का सर। और सर अभी यहाँ पे मिलने आए शिव भाई के घर पे मेरे से, और सर मेरे लिए कुछ जो आसाम की कुछ कल्चरल चीजें वो लेके आए हैं मेरे लिए। छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर जी। हमारा भाई के लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर जी। ये और ये छोटा सा भेंट आप क्लैप प्लीज, क्लैप बोलते हैं, उसको हराए बोलते हैं। और आए हाँ, ये इसका किसी रेस्पेक्टेड को, कोई अपने से रेस्पेक्टेड हो या मतलब गरिमा दिखाने के लिए, या कोई अतिथि आया है उसके लिए ट्रेडिशन है हमारे। ये ट्रेडिशन इसका यूज क्या होता है सर? या फिर एज अ शो के लिए? हाँ, घर पे आप रखते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।